अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। दैट व्हाट शुड बी द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दैट व्हाई, at least why, what the reason behind it that international law is a weak law. So let's discuss. First of all, we would discuss that what are the weakness of the international law. Then we would discuss that what are the suggestions for those weakness, for that international law is a weak law. So let's start. सबसे पहली चीज़ कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ क्यों है। फेलियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पहली चीज़ ये है उसकी कि वो फेल हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट्स को देखें तो लैक ऑफ इफेक्टिव लेजिस्लेशन मशीनरी, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है उसका इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये इफ़ेक्ट हो रही है। लैक ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो लॉ की इन्फोर्समेंट बॉडी है उसकी भी लैक है। लैक ऑफ कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी लैक है, उसकी कमी है। वो उसकी कमी क्यों है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी डिस्कस कर लेंगे कि उसका रीज़न क्यों है। अब आईसीजे को ये पावर नहीं है कि किसी मुल्क को सज़ा दे दे, या आईसीजे को ये पावर नहीं है कि अगर एक पार्टी आती है, एक मुल्क अगर आता है, एक मुल्क अगर डोमिनेट होकर आता है, किसी भी मुल्क की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होकर आता है और वो जो है अगेंस्ट किसी मुल्क के, अगेंस्ट किसी कंट्री के अगर कोई केस फाइल करता है, तो वो दूसरे जो कंट्री है वो आए या ना आए उसकी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो आईसीजे की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी लेख है। इंटरनेशनल लॉ फेसिस अनसर्टेनिटी, इंटरनेशनल लॉ जो है वो फेस करता है अनसर्टेनिटी को। सो लेट्स डिस्कस द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। दैट व्हाट आर द सजेशंस। तो सजेशन अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ अगर होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ में, तो इंटरनेशनल लॉ में अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है हमारे पास, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन और अमेंडमेंट होनी चाहिए फॉर जुरिस्डिक्शन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, ताकि जो इंटरनल अफेयर्स है हमारे पास किसी भी मुल्क के अंदर अगर हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर के जो इंटरनल अफेयर्स है उसकी जुरिस्डिक्शन उसको मिल जाए, उसकी क्या मिले, जुरिस्डिक्शन। लेट सपोज कि अगर कोई भी कंट्री अगर वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को कंट्री के अंदर, तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस वो कंट्री कहता है कि आपकी तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, और यूनाइटेड चार्टर कहता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन उनके कंट्री के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए, ताकि जो जुरिस्डिक्शन है वो इंटरनल अफेयर्स पर भी इफेक्ट करे। कहाँ पर इफेक्ट करे, इंटरनल अफेयर्स पर भी। उसके बाद है ग्रांट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू यूएनओ। अब लेजिस्लेटिव पावर जो है वो यूएनओ को मिल जाना चाहिए, ताकि वो एक जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एक कोडिफाइड शक्ल में जो है लॉ बना सके। ठीक है, उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। हमारे पास इंटरपोल तो है, लेकिन इंटरनेशनल पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर वायोलेट करता है या कोई भी पर्सन अगर इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करता है तो इंटरनेशनल पुलिस उसको अरेस्ट कर सके। और साथ ही साथ हमारे पास जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ताकि वो भी किसी को अरेस्ट कर सके, उस किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद है ग्रांट ऑफ कंपलसरी जुरिस्डिक्शन। यहाँ पर कंपलसरी जुरिस्डिक्शन जो है वो उनको ग्रांट होनी चाहिए कि एक कंपलसरी जुरिस्डिक्शन हो फॉर दैट रीज़न कि मशीनरी ऑफ द इन्फोर्स द डिसीजन ऑफ आईसीजे, ताकि अगर जो दूसरा कंट्री है वो आईसीजे के जो जितने भी डिसीजंस हैं उन पर अमल करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हम यहाँ की कोर्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी एक शख्स मुकदमा करता है, किसी केस फाइल करता है, और अगर कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना देती है, तो उस फैसले पर दूसरी कोर्ट्स भी कायल हैं, उस फैसले को हर कोर्ट मानती है और उस फैसले को जो है हर सिटीज़न मानता है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि अगर
देखा जाए तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन उनकी इतनी नहीं है कि दूसरा जो कंट्री जिसके अगेंस्ट अगर आईसीजे ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो वो उस पर अमल करें या ना करें, वो उसको माने या ना माने। तो इसकी जो मशीनरी है उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए ताकि हर कंट्री जो है इसकी डिसीजन को माने, या हर जो है एवरी सिटीज़न, यानी इट मीन्स के एवरी रिप्रेजेंटेटिव और इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो डिसीजन है उसको माना जाए। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो हमारे पास प्रेसिडेंट का प्रोसेस है कि कोर्ट जो है वो हमारे पास अगर इंटरनल कोर्ट देखें, नेशनल कोर्ट्स देखें या हायर कोर्ट्स देखें, लोअर कोर्ट्स देखें, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट जो है वो बाउंड होती है स्टेट डिसाइजेस पे, इट मीन्स के केसेस के जितने भी फैसले होते हैं उन पर। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट भी होनी चाहिए कि जितनी भी कोर्ट्स हैं वो बाउंड हों कि स्टेट डिसाइजेस, इट मीन्स के इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो डिसीजंस हैं हमारे पास, फैसले हैं हमारे पास, उनको भी हर कोर्ट को मानना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कहने का मकसद अगर कंक्लूजन देखा जाए तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में वीकनेस है। इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना ही नहीं जाता, इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ माना जाता है। तो उसकी जो वीकनेस है वो भी हमने डिस्कस की। उसके अंदर जो सजेशंस हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो भी हमने डिस्कस की। अब हमारे पास सिस्टम क्या है? हमारे पास सिस्टम ये है कि अब जैसे हमारे पास कश्मीर का इशू है, अब कश्मीर के इशू के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ अमल क्यों नहीं हो रहा? अगर हम किसी और कंट्रीज़ को देखें जो लोअर कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, उन पर अमल बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इंडिया के ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? इमरान खान साहब ने इतना बड़ा केस फाइल किया, इतना प्रोसेस किया, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो कहने का मकसद ये, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं उन पर बहुत जल्दी अमल हो जाता है और जितने रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उन पर अमल कम होता है। तो इनके अंदर कोडिफिकेशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जो जो चीज़ें खामियां हैं इंटरनेशनल लॉ में उसको कंप्लीट करके एक कोडिफाइड बुक की शेप में इंटरनेशनल लॉ जो है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको जो है जुरिस्डिक्शन मिल जाए, इंटरनेशनल लॉ को जुरिस्डिक्शन मिल जाए ताकि वो उसके इंटरनल अफेयर्स पर भी इफ़ेक्ट करे, एक्सटर्नल अफेयर्स पर भी इफ़ेक्ट करे। यहाँ तक क्लियर हुआ। कहने का मकसद ये है कि कुछ सजेशंस थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ जो है शेयर कर सकूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अराइज कर सकते हैं। थैंक यू डेट्स।